आई एम सीइंग अ ह्यूज एडवेंट, इतना ज़्यादा बड़ा राइज ऑफ सेंसिटिव स्किन इन टीनेजर्स। उनकी स्किन खराब हो चुकी है। पेशेंट केमिस्ट पे जाता है, केमिस्ट उसको कहता है ये क्रीम लगा लो, इससे आपका फेस अच्छा हो जाएगा। 10-12 दिन आपने इसको लगा के छोड़ दिया तो आपकी स्किन बर्बाद हो जाती है, पिगमेंटेशन डबल हो जाती है। कैंसर भी बन सकता है। आप इसीलिए इतने बड़े ब्रांड को अगर डाउट कर सकते हैं तो ये आप इंस्टाग्राम पे आज के पैदा हुए शैम्पू से क्यों नहीं डरते? डोंट वेस्ट योर मनी टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड। नो नीड टू कीप एनी ब्रांड लॉयल्टी। मेरी एक फेवरेट होम रेमेडी है जो मैं काफ़ी लोगों को कहती हूँ। पिगमेंटेशन के लिए टमाटर का रस्सा बहुत हेल्प करता है, तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पर चांद पूरा था मगर आधा लगा। हर किसी को ऐसा ही रौनक वाला चेहरा चाहिए कि उससे बेहतरीन ग्लोइंग स्किन किसी की ना हो। थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहां से आपको हजारों प्रोडक्ट्स और उनके हजारों सही गलत रिव्यूज मिलते हैं। सही गलत हमने इसलिए कहा क्योंकि जो रिव्यूज वहां मिल रहे हैं वो कितने सही हैं, ये आज हम आपको सोशल मीडिया का क्रिटिकल एनालिसिस सोशल मीडिया पर ही करके बताएंगे, इस दावे के साथ कि जो वीडियो आज आप यहाँ देख रहे हैं वो पूरी तरह से 100% सोने की तरह शुद्ध और खरा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जो देख रहे हैं उनकी असलियत दरअसल क्या है, आपको अपने चेहरे की त्वचा के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो कि स्किन केयर एक्सपर्ट हैं और सालों से इस इंडस्ट्री में सही गलत के साथ साथ उसकी पड़ताल करके आप तक सही सलाह भी पहुंचा रही हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग अस हियर। जैसे मैंने कहा कि इंस्टाग्राम सबसे आसान तरीका है कि आपने बस सर्च किया कि मेरा चेहरा किससे ग्लो करने लगेगा और वो सनस्क्रीन आपने उठाया लगा लिया या वो कोई एक नई तरह की क्रीम्स आती हैं वो आपने लगा ली। तो सबसे पहले तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या इंस्टाग्राम को क्राइटेरिया होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए पूजा, बिकॉज आई एम सीइंग अ ह्यूज एडवेंट, इतना ज़्यादा बड़ा राइज ऑफ सेंसिटिव स्किन इन टीनेजर्स। उनकी स्किन खराब हो चुकी है काफ़ी लोगों की, और वो इसीलिए हुई है क्योंकि दे आर यूजिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सबको सीटीएम करना है, सबको मेकअप करना है, सबको फिल्म स्टार्स जैसा लगना है, सबको सेल्फीज खींच के इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है। सो उस साइकिल के अंदर लोग अपनी स्किन इतनी खराब कर रहे हैं कि आगे 10 साल बाद बहुत लोग क्रिएट हो चुके होंगे जिनकी स्किन इतनी खराब होगी कि बिना मेकअप के वो घर से लेडीज नहीं निकल पाएंगी। So that Instagram is causing, we call it Instagram faces right now, sensitive skin because of Instagram overusage. राइट, इंस्टाग्राम पर जब तक आप फिल्टर्स लगा रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेहरे पर जो फिल्टर्स लगाते हैं आप अपनी प्रैक्टिस में कॉमन मिस्टेक्स क्या देखती है जिसके साथ फिर लोग आपके पास आते हैं? पूजा, सबसे ज़्यादा कॉमनली मैं देख रही हूँ इज ग्रोथ इन स्किन एलर्जीज विच इज़ हैपनिंग ड्यू टू दीज केमिकल्स इन स्किन प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो है। उसके बावजूद ऑफ कोर्स जो सेंसिटिव स्किन बनती जा रही है वो सेंसिटिव स्किन के कारण सिर्फ ये प्रोडक्ट्स नहीं है, थोड़ा सा लेजीनेस भी है। अब जो लड़के होते हैं वो उन्होंने अपना हेयर प्रोडक्ट तो लगा लिया मगर फिर वो कभी अपने बाल नहीं धोए 1-2 दिन, या परफ्यूम लगा लिया मगर नहाए नहीं 1 दिन के लिए, तो स्किन पे फंगस आना, इन्फेक्शंस आना, लैक ऑफ हाइजीन, ऑल दैट लीड्स टू फर्दर एक स्किन साइकिल जो स्किन खराब होती जाती है। एंड बहुत ज्यादा जो मैं कॉमनली देख रही हूँ कि लोग, मतलब पेशेंट्स मेरे साथ आज मॉर्निंग मेरे पास एक पेशेंट थी, वो मुझसे लड़ रही थी कि नहीं डॉक्टर, ये जो अब हमने हेयर कलर यूज किया इसमें अमोनिया नहीं है और ये हम घर पे करते हैं और इससे इंस्टेंट बस लगाओ 5 मिनट में हो जाता है। मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस करते हुए, उससे पहले 10 साल की मेरी पढ़ाई है और मैं उसमें ये सीख के आई हूँ कि कोई भी चीज जो जल्दी काम करती है वो हमेशा शरीर को कुछ हानि देने की पोटेंशियल रखती है। ये बहुत सीरियस बात है और लोगों को सीखना चाहिए। अगर आपका हेयर कलर लगाते ही 5 मिनट में आपको कलर कर रहा है और उस पर लिखा भी है बेशक कि उसमें अमोनिया नहीं है, तो प्लीज उसको ट्रस्ट ना करें। डोंट वेस्ट योर मनी टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड कि उसमें अमोनिया नहीं है। बट ये फैशन कलर्स यंगस्टर्स जब लगाते हैं उसके बाद, हाँ, मेरे जैसे डॉक्टर्स वी हैव फ्लरिशिंग प्रैक्टिस, क्योंकि लोगों के पास हेयर फॉल हो जाता है, पैची हेयर ग्रोथ हो जाती है जब वो 16-17 पे इस तरह की चीजें शुरू करते हैं। बट कहीं इंस्टाग्राम तो गलत है मगर कहीं पेरेंट्स का भी रोल है, जो बच्चे आजकल नहीं सुनते हैं मगर पेरेंट्स रोक नहीं पा रहे हैं अपनी जनरेशन को। सो आगे ये जो केमिकल वाले बच्चे निकल रहे हैं, इनकी बाल और इनकी स्किन उतनी अच्छी नहीं होगी जो हमारी जनरेशन की थी। ये इंस्टाग्राम की वजह से जरूर मेरा जैसा डॉक्टर कह सकता है। बट दिस इज स्कैरी इफ यू सेइंग कि वो प्रोडक्ट कह रहा है नो अमोनिया फ्री, तो फिर इंसान चूज कैसे करे कि मेरा हेयर कलर जो है वो सच में सेफ है?
सी अगर आपको ये फैशन चीजें करनी है, डू इट इन लिमिटेशन। मैं ये नहीं कह रही कि मेकअप खराब है, आप मेकअप लगाओ, मगर मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगाओ, मेकअप रिमूव करो डबल क्लेंजिंग से। पहले जो भी आपका फेस वॉश है उसको रुई पे डालो, उससे क्लीन करो, उसके बाद उसी फेस वॉश से फेस वॉश करो, उसके बाद कुछ सेंसिटिव स्किन का मॉइस्चराइजर अपनी स्किन अनुसार लगाओ। मेकअप करो मगर उतारने के स्टेप्स याद रखो और लगाने के भी, वो बहुत जरूरी है। मेकअप अगर आप मेरे जैसे साल में 1-2 बार ही करते हो तो आपका वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पड़े पड़े उस पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ग्रो हो सकते हैं, तो वो बहुत ही अनहेल्दी चीजें हैं। तो उसको रेगुलरली यूज करना ज्यादा अच्छा है। मेकअप बुरा नहीं है मगर उसके स्टेप ज्यादा जरूरी है। आपको हेयर कलर करना है, आप नहीं ट्रस्ट कर सकते अगर उसमें नहीं नो अमोनिया लिखा है। सबसे इजी चीज है, आप उसको स्किन पे टेस्ट करके देख लो, बालों पे, बिकॉज बाल एंड नेल्स हमारे एक्सक्रीटा है, हमारे डेड पार्ट्स हैं बॉडी के, तो इन पे रिएक्शन नहीं आएगा मगर स्किन पे रिएक्शन तुरंत आएगा। अगर आपने स्किन पे हेयर कलर का पैच लगा के देख लिया और उस पे लगाते ही आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे खुजली मच रही है, तो समझ जाइए कि उसमें अमोनिया है। तो डू अ स्किन पैच टेस्ट, डोंट डू दीज फैशन कलर्स रेगुलरली। आपका घर पे कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, लगाइए, 10-15 दिन बाद जब वो वॉश आउट हो जाएगा उसको रिपीट मत करिए, खुश रहिए पुरानी फोटोज को ही देख के, है ना। डू इट वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, ये वो चीजें नहीं है कि आप रेगुलरली करें। ग्रेइंग ऑफ हेयर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग चाहे अनचाहे हेयर कलर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है उसको डिले करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और सबसे ज्यादा जल्दी इंस्टाग्राम की वजह से अर्ली हो गई है ग्रेइंग ऑफ हेयर। हाँ, जो अभी हमने बात करी ये भी मैंने बहुत इजीली नोट किया है। मेरी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जो मैं देख रही हूँ, मेरी मतलब मैक्स हॉस्पिटल में अगर मैंने 10 पेशेंट देखे होंगे तो 10 में से 5 पेशेंट्स पिछले 1-2 दिन में यही थे, जिसके अंदर अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं हम डॉक्टर्स बिफोर 30। तो उन लोगों की अर्ली 30 साल की उम्र से पहले बाल सफेद? बिल्कुल, आजकल तो 15-16 पे शुरू हो जाते हैं पूजा जी। हम लोगों ने नहीं मेकअप करा या केमिकल्स किए या बालों में वो हेयर केराटिन, बालों में बोटॉक्स, वो हेयर पे वो और क्या होता है वो हेयर स्पास एंड ऑल दैट, यू नो, दोस फैशन ट्रीटमेंट्स एट सैलून्स जो लोग टीनेज में शुरू कर देते हैं। तो सोचिए आपको कितने केमिकल्स मिलते हैं। इसकी तो स्टडीज प्रूव हो चुकी हैं कि वो जो हेयर ड्राई और केराटिन में जो स्मेल आती है ना, उससे लंग कैंसर्स वगैरह बनते हैं। दिस हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली। सो पीपल should delay that is the biggest way to delay your early graying of hair. ग्रेइंग हो गई, आप टचअप जरूर करें। मार्केट में 1 या 2 ही कलर्स हैं जो जेन्युइनली अमोनिया फ्री हैं, उनको ढूंढें, उन्हीं को यूज करें। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है स्किन पे पैच टेस्ट कर लें। वो कोई भी इंसान कर सकता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कलर में अमोनिया है या नहीं है। एंड अगर आपको बॉडी में कहीं भी कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होगी तो आपको अर्ली ग्रेइंग आएगी। और जैसे हमने डिस्कस किया कि केमिकल्स ज्यादा लगाने से हमारे बाल जल्दी ग्रे होते हैं, तो केमिकल्स के अंदर शैम्पू भी आता है, तो शैम्पू के अंदर ज्यादा परफ्यूम नहीं होना चाहिए। शैम्पू हमने जो जॉनसन एंड जॉनसन का इतना बड़ा इंटरनेशनल फियास्को देखा था कि कितना बड़ा कंज्यूमर प्रॉब्लम हुई थी इतने बड़े ब्रांड पे, जो मेरे जैसे कितने ही डॉक्टर्स ने उसको लिखा होगा, पर्सनली यूज किया होगा, मगर आप देखिए कितना बड़ा, इट वाज लाइक अ बिग यू नो कांट और बिग स्कैम ऑफ जॉनसन जब यूएस में पता चला था कि कैसे उसके शैम्पू से कैंसर हो सकते हैं, राइट, एंड इट वाज बैंड। बट आप इसीलिए इतने बड़े ब्रांड को अगर डाउट कर सकते हैं, तो ये आप इंस्टाग्राम पे आज के पैदा हुए शैम्पू से क्यों नहीं डरते? तो ये यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि कभी कभी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो या तो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप बाल साफ रहें, उसके लिए डेली शैम्पू करें। कुछ ये कहते हैं अगर आप डेली शैम्पू करते हैं तो आपके बाल जल्दी सफेद होते हैं। तो रूल क्या होना चाहिए? अगर आप मेरे को फॉलो करें तो मेरी तो सिंपल राय है कि हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हमें शैम्पू नहीं यूज़ करना है। जल्दी ग्रेइंग के लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी ठीक रखना है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत लंबे टाइम तक नहीं यूज़ करना है। एंटी डैंड्रफ भी बालों को ब्लीच करता है, जल्दी ग्रे करता है। अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जो सबसे पोल्यूटेड सिटी दुनिया की है, तो हाँ एंटी डैंड्रफ यूज़ करना पड़ेगा, बट हफ्ते में 1 बार, बाकी 2 टाइम नॉर्मल शैम्पू यूज़ करें। और जॉनसन एंड जॉनसन से जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी है हमने, नो नीड टू कीप एनी ब्रांड लॉयल्टी। विद ब्रांड लॉयल्टी आई मीन आपको ये शैम्पू पसंद आ गया, यूज करिए, उसकी 2 बॉटल्स खत्म करिए, दूसरे शैम्पू पे स्विच करिए, उसकी 2 बॉटल्स खत्म करिए, फिर पहले वाले पे आ जाइए। डू दिस फॉर ऑल योर FMCG प्रोडक्ट्स इज व्हाट आई टेल ऑल माय पेशेंट्स, बी इट योर टूथपेस्ट, बी इट योर सनस्क्रीन, बी इट योर शैम्पू, बी इट योर नाइट क्रीम एंड बेदिंग सोप ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली। ऑल द 5 इंग्रेडिएंट्स कीप चेंजिंग द ब्रांड। क्या रीजन है कि बार बार ब्रांड चेंज करना चाहिए? मैम इन सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ केमिकल्स होते हैं, सो आवर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। सो आपको ऐसे कोई शैम्पू आपको पसंद है तो आप ये भी कहोगे, जैसे यंगस्टर्स मुझे कहते हैं मैम मैं तो ये यूज करूंगी, मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद है। तो स्मेल आ कहाँ से रही है आप ये समझिए, यू आर नॉट यूजिंग अ परफ्यूम, यू आर यूजिंग अ शैम्पू, सो इट शुड बी लीस्ट केमिकलेटेड। सो अगर आप ब्रांड बदलेंगे तो आपको कंपनी का जो साइड इफेक्ट है वो आपकी बॉडी पे नहीं आएगा, दूसरी कंपनी का आएगा लेकिन फिर मगर हाँ होपफुली इसमें दूसरा केमिकल होगा, तो जब तक बॉडी को यूज्ड नहीं होगे तब तक आप पहले पे वापस चले जाओगे। उससे हमारे जो बॉडी पे नॉर्मल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आदत नहीं पड़ेगी, उनको आदत नहीं पड़ेगी तो साइड इफेक्ट कम आएगा। ओके,
जैसे आपने कहा कि हेयर स्पा, हेयर स्मूथनिंग, ये सब लोग इसलिए कराते हैं कि हमारे बाल लेट एज में भी बड़े स्मूथ रहें, वो हेल्दी रहें। ये रिकमेंड किया जाता है कि केराटिन अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके बालों को एडिशनल हेल्थ दे रहा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आस्क मी, आप इसको कराएं अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अच्छी चीज़ है, ज़रूर कराएं, बट साल में एक बार कराएं मैक्सिमम, रेगुलरली ना कराएं, अच्छी जगह से कराएं। कराने से पहले 10 दिन के लिए अगर आप हो सके तो अपना कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन लेवल ज़रूर चेक करें। आपकी एज 30+ होनी चाहिए अगर आप ये करा रहे हैं। अगर आप ब्राइड हैं या ग्रूम हैं और आप शादी से पहले करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक ही बारी करिए, फिर 1-2 साल का गैप ले लेना 30 से पहले अगर आपने ट्रीटमेंट किया है तो। ये नहीं कि हर साल करो। आफ्टर 30 अगर आप ये एनुअल कराना चाहते हैं, ब्लड लेवल्स को चेक में रखिए। शैम्पू जो आपको ये लोग देते हैं कि ये पार्लर वाला प्रोडक्ट यूज करना है, 2 बारी उनका शैम्पू, एक टाइम कोई भी ऐसा शैम्पू जो माइल्ड शैम्पू, जो बच्चों के मतलब का है, उससे आपको केमिकल एक्सपोजर कम हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप 10 दिन के लिए बायोटिन टैबलेट ले सकते हैं अगर उस वक्त आप ये ट्रीटमेंट कराना ही चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा तो हेयर फॉल भी मुझे फिर भी कराना है, सो आप प्लीज़ बायोटिन सप्लीमेंट लीजिए। इट्स अ विटामिन एच, ये हमारे बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और उससे इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट कम आएंगे। यानी आप स्पा कराएं, स्मूथनिंग कराएं, केराटिन कराएं, कुछ भी कराएं, आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, तो अब जो लोग रेगुलरली करा रहे हैं वो ये सोच के करा रहे हैं कि हम तो एडिशनल प्रोटीन दे रहे हैं अपने बालों को। व्हाट आर दे डूइंग एक्चुअली? दे आर इट्स लाइक मैं भी लिपस्टिक लगा के कहूँ मेरे लिप्स डार्क पिंक हो गए हैं, सो दैट्स वेरी टेम्परेरी एंड केराटिन कैन एक्चुअली डैमेज योर हेयर रूट्स। मेरे पास तो हजारों पेशेंट हैं जिनकी जगह जगहों पे स्कैल्प खाली हो गई है 3-4 बारी केराटिन कराने से, एंड इट्स बिकम सो कॉमन कि मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि लोग ये करा रहे हैं खुशी खुशी जाके। एंड इट्स एक्सपेंसिव, पूजा, इट्स नॉट चीप। दे आर स्पेंडिंग 10,000 20,000 टू गेट बॉल्ड। इट्स सो सैड। एंड मेरी एक फेवरेट होम रेमेडी है जो मैं काफ़ी लोगों को कहती हूँ, सिंपल एलोवेरा जेल। इसका तो आप घर पे प्लांट रख लीजिए और उसके जेल को आप हफ्ते में 2 या 3 बारी भी अगर अपने स्कैल्प में लगाएंगे तो जैसे हम अपनी घर पे डस्टिंग कराते रहते हैं, स्कैल्प की एक तरह की डस्टिंग हो जाएगी। आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, पोल्यूशन आपके सर पे बैठा हुआ है, आप मुझे कहें कि डॉक्टर हमें डैंड्रफ नहीं है, पोल्यूशन आपके स्कैल्प पे ज़रूर है। तो वो डस्टिंग करने के लिए एलोवेरा जेल विल बी एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट विल बी नरिशिंग, इट विल रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑल्सो। कोई खास स्मेल नहीं है। आप फ्रेश प्लांट से नहीं निकालना चाहते, आप मार्केट वाला ले आए। तो उससे ग्रेइंग भी अब मैं नोट कर रही हूँ, जो लोग साल भर भी ये लगा लेते हैं, इसको तेल की तरह आप लगाएं, क्योंकि हम डॉक्टर्स अभी कहते हैं कि तेल बिल्कुल नहीं लगाना है। ये मैं आई वाज अबाउट टू आस्क। तो उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। तेल ईस्ट के लिए फूड बन गया है। ईस्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डैंड्रफ। डैंड्रफ बेसिकली मेडिकल टर्म्स में सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। मैलासेरिया यीस्ट है जो मल्टीप्लाई करके डैंड्रफ के रूप में आपको दिखाई देता है, वाइट स्केल्स की तरह। तो उसका खाना इज ऑयल। ऑयल हो या तो आप बाहर से लगा रहे हो या आपने स्कैल्प गंदी रखी है, 2-3 दिन से आप बाहर पूरा दिन घूमते हो और आपने बाल नहीं धोए, तो वो भी आपको धूल मिट्टी डस्ट ग्राइंड सेटल हो जाता है, जिससे आपका खाना बन जाता है ईस्ट का। सो अगर आप एलोवेरा जेल उस वक्त लगाते हैं तो एक तरह की डस्टिंग हो जाती है, क्लेंजिंग हो जाती है, नरिशमेंट भी हो जाती है, बाल भी ग्रे कम होते हैं, और इट्स अ वेरी नेचुरल रेमेडी जो हर एक को सूट करेगी एंड वेरी चीप ऑल्सो टू डू। कैसे लगाना चाहिए एलोवेरा जेल? लाइक ऑयल, जैसे अपन पहले चम्पी करते थे उसी का टाइम कम करके 5 मिनट लगा लीजिए। आपके पास टाइम है तो मसाज भी कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, और उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। नहीं, आप ओवरनाइट रख लीजिए, 2 दिन रख लीजिए लगा के। ऐसी चीज है कि आप अगले दिन धूप में भी जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके जी। तो ऑयलिंग को लेकर जैसे आपने कहा, बिल्कुल नहीं किसी को भी लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी हद से ज्यादा ड्राई हेयर एंड ड्राई स्कैल्प है, मगर ड्राई स्कैल्प बहुत बारी पेशेंट पकड़ नहीं पाता। उनको ये लगता है कि उनको ड्राई स्कैल्प है, मगर होता है कि उनको पोल्यूशन बैठा हो सर पे। जैसे न्यू डर्मेटाइटिस एक बीमारी नई पैदा हो चुकी है जिसको नॉर्थ इंडिया का ही कहेंगे, इस पोल्यूशन स्कैल्प। तो वो पोल्यूशन स्कैल्प होता है, आपको लगता है ड्राई स्कैल्प है, नहीं, वो पोल्यूशन बैठा हुआ है। वो आपको लगता है डैंड्रफ है, डैंड्रफ नहीं, सिर्फ प्लेन पोल्यूशन बैठा हुआ है। सो वो पोल्यूशन है जो डस्ट डर्मेटाइटिस हो रहा है स्कैल्प का, एक तरह की एलर्जी मान लीजिए उसको, तो वो भी हो सकता है। इफ यू वेरी श्योर कि ड्राई स्कैल्प ही है, इसमें से कुछ नहीं है, ना डैंड्रफ है ना पोल्यूशन है, सो आप ऑफ कोर्स ऑयल कर सकते हैं वंस अ मंथ, बट नॉट मोर देन दैट। वंस अ मंथ? जी। तेल वालों की कंपनी का तो आधी ऑयल बिक रहे हैं इतने सारे। Yeah, it's very sad, but पूजा, people are really using, and लोग इतने मिसगाइड होते हैं, वही फिर से एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, ऑयल लगाओ और डैंड्रफ ठीक कर लो। तो अगर आप मेरे जैसे डॉक्टर से पूछो, इट इज द फूड फॉर डैंड्रफ, डोंट पुट ऑयल। अगर मैं फ्रैंकली आपसे कहूँ तो आदिवासी ऑयल से तो बाल काले और लंबे भी हो रहे हैं। इसी आदिवासी ऑयल पे मेरी एक पेशेंट होके आई और जिनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था और उसका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, और बाद में मतलब उसी से मुझे पता चला, उन्होंने यूट्यूब दिखाया कहाँ से वो देख के पहुंची थी, तो उस यूट्यूब में भी इतने लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं। सो लोग अगर बुद्धू ना बने, कंज्यूमर्स को जागरूक होना पड़ेगा। और आपके चैनल पे मैं इसीलिए खुशी खुशी आई, बिकॉज पूजा, दिस चैनल इज एक्चुअली डिस्क्लोजिंग सो मेनी ट्रूथ्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि लोग अपने आप को आंखें खोल के ही मतलब अवेयर कंज्यूमर्स बने आज के ज़माने में, तो ज़्यादा अच्छा है।
अब बात करते हैं स्किन की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पैची स्किन और पिगमेंटेशन कॉमन हो जाती है, उसका रीजन क्या होता है और कैसे रोकें उसको? इसका सबसे कॉमन रीजन होता है सन। सो अगर आपने सन एक्सपोजर कंट्रोल्ड मात्रा में लिया होता, या करेक्ट सनस्क्रीन यूज किया होता, या करेक्ट सनस्क्रीन खाया होता। सनस्क्रीन खाने से मतलब है दैट योर डाइट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मींस विटामिन ए हुआ, विटामिन सी, एजोसैंथिन हो गया। ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं धूप से लड़ने के लिए। सो ना आपको स्किन कैंसर होगा, ना आपको पिगमेंटेशन होगा। एंड जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो मैं आजकल नोट कर रही हूँ, बहुत बारी जो वर्किंग प्रोफेशनल लेडीज हैं वो अगर हल्का भी मेकअप लगाती हैं तो मेकअप लगा के सो जाती हैं ओवर द ईयर्स। सो उससे भी पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है। एंड द वर्स्ट थिंग इज, जिसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए और हम जैसे डॉक्टर्स बोलते रहते हैं बट पता नहीं कब होगा, हमारी लाइफ टाइम में होगा भी कि नहीं, इज कि जो स्टीरॉयड वाली क्रीम्स हैं वो ओवर द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए। तो पेशेंट केमिस्ट पे जाता है, केमिस्ट उसको कहता है ये क्रीम लगा लो, इससे आपका फेस अच्छा हो जाएगा, और वो स्टीरॉयड होता है। वो लगाओ तो आपका फेस अच्छा लगता है, 10-12 दिन आपने उसको लगा के छोड़ दिया तो आपकी स्किन बर्बाद हो जाती है, पिगमेंटेशन डबल हो जाते हैं। ओ तो स्टीरॉयड क्रीम्स बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए? ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। इट हैज टू बी सुपरवाइज्ड मेडिकली, सिंपल, नॉट लाइक दिस। एक बार पिगमेंटेशन हो गई, क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है पूजा। देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन द स्किन, सुपरफिशियल, मिड एंड डीप। अगर तो सुपरफिशियल है तो फटाफट सिर्फ क्रीम से चली जाएगी। मिड है या सुपरफिशियली डीप भी है तो लेजर की जरूरत पड़ती है। बहुत डीप है तो वेरी डिफिकल्ट, तो वो मिरेकल्स ही होते हैं। एंड एज अ डॉक्टर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड आई ट्रीट, ही क्योर्स। तो हमारे बहुत पेशेंट है जिन्हें हम मना कर देते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। सो वो पेशेंट का भी लक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट की डेडिकेशन है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट थी जो सबसे मुश्किल बीमारी होती है डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, उसको LPP कहा जाता है। पूरी बॉडी आपकी हल्की ग्रे हो जाती है लेडीज में, और ये बहुत कॉमन ट्रिगर होता है ब्यूटी पार्लर के केमिकल से, हेयर डाइज वगैरह से। एंड मेरे पास काफी पेशेंट्स हैं जिनको मैं पूरा डिस्करेज करती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, कहती हूँ साल में एक बार आओ। तो एक बार ही हमारी ऐसी पेशेंट थी जो प्रिस्क्रिप्शन को उसने A to Z फॉलो किया 3 साल के लिए, और उसका 50% पिगमेंट ठीक हो गया, होल बॉडी वाज ग्रे। सो ऐसी चीजें होती हैं, आई कॉल देम मिरेकल्स, बट वो रेयर होता है क्योंकि इतना सुबह का रेजिमेंट फॉलो करना रात का इज नॉट ईजी फॉर एवरीबॉडी। पिगमेंटेशन का इलाज है क्या? पिगमेंटेशन सब होती क्यों है, तो हमें मेडिकल टर्म्स में मिरियोस्की फिनोमेना कहते हैं। ये इंडियंस में होती है, और ये फिनोमेना अनफॉर्चुनेटली अब चेंज हो रहा है। आप नोट करेंगे कि अब बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे कि हम हर वक्त टैन हो जाते हैं धूप में जाके। अब टैन नहीं होते, लोग अब बर्न होते हैं। अब इंडिया में स्किन कैंसर, जैसे ऑस्ट्रेलिया को माना जाता था ना लीडर जब हम लोग सब बच्चे थे, तो हमारी लाइफ टाइम में पूजा जरूर देखा जाएगा कि इंडिया माइट बिकम द लीडर फॉर स्किन कैंसर। सो ये डरने वाली बात है। रीजन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूशन, विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज एन एपिडेमिक। मैं अपने सारे पेशेंट्स को जो मुझे अभी मिल रहे हैं विंटर्स में, बिना ब्लड टेस्ट कराए कह रही हूँ एडल्ट्स को कि महीने में 1 दिन या महीने में 2 बारी 60,000 IU का विटामिन डी का टैबलेट जरूर लिया जाए, कोई सी भी ब्रांड का, उसमें भी वही ब्रांड बदल बदल के लिया जाए, राइट, बट लिया जाए। सो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग पिगमेंटेशन। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर डाइट हैज टू बी वेरी हेल्दी, ठीक है। आपको रोज आंवला, नींबू, कुछ ना कुछ पीले रंग का, लाल रंग का बेक्ड, बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में खाना है। वो इंटरनल सनस्क्रीन हुआ। बाहर से आपको अपने चेहरे पे कोई एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगा के उसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाना है, तभी आपकी त्वचा लड़ पाएगी सन की रेस से, जिससे कैंसर भी हो सकता है और पिगमेंटेशन। ओके जी। बहुत सारे लोग पिगमेंटेशन के लिए घर में बहुत तरह की रेमेडीज यूज करते हैं और उनको लगा के सोचते हैं कि बस अब हमारा चेहरा चमक जाएगा। कितना मदद करती हैं होम रेमेडीज फॉर पिगमेंटेशन? पूजा इसमें भी वही है, इंटेलिजेंट कंज्यूमर बनना पड़ता है। बहुत मेरे पेशेंट्स हैं जो ठीक हो जाते हैं, बहुत मेरे पेशेंट हैं जिनकी पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। बेसन एक्सफोलिएंट है, वो हमारी स्किन के अंदर के ऑयल को भी हटाता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आप लगाओ और आपका अगर बाद फेस साफ साफ सा लग रहा है। होली के बाद हम डॉक्टर्स कहते हैं बेसन से मल लो कलर्स उतारने के लिए, मगर आप जब फेस पे करते हैं तो अगर आपकी डीपर लेयर में पिगमेंटेशन है, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडियंस में मिरियोस्की फिनोमेना होता है जो कम होता जा रहा है, पिगमेंटेशन मतलब टैनिंग कम होती जा रही है लोगों के अंदर, जो बहुत डरने वाली बात है। तो उसी तरह अगर आप बेसन लगाते हैं और आपकी स्किन में अंदर कहीं पिगमेंट पड़ा हुआ था तो वो ऊपर आ जाता है। मगर हाँ, इट्स ऑल लक। कुछ लोगों के लिए ये होम रेमेडीज काम करती हैं, कुछ के लिए नहीं। उसके लिए सबसे कॉमन चीज वही जो मेरा फेवरेट फंडा और कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज को ज्यादा ना किया जाए। आपको शौक है होम रेमेडी का, बहुत अच्छी बात है, उसको आप हफ्ते में 2 बार करें, रोजाना ना करें। और आपको करना ही है तो आप इसको करने के साथ साथ देखिए, मैं खुद आयुर्वेदिक और इन साइंसेस में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ। मैं खुद कुछ फेशियल उपटेंस पेशेंट को बनवा के देती हूँ। सो इट हैज टू बी वेरी सब्जेक्टिव एंड दी क्वांटिटी हैज टू बी करेक्ट। आपने कहीं उसकी मात्रा को ऊपर नीचे किया तो आपकी स्किन खराब भी हो सकती है। बट बेसिक रेमेडी जो आपके चैनल पे, मुझे पता आप मुझसे पूछेंगी, जो कोई भी कर सकता है। अगर ड्राई स्किन है तो आप अपने चेहरे पे दही
या आप अपने चेहरे पे घी जरूर लगा सकते हैं। फिर वही बात, हफ्ते में 2 या 3 बार, उससे ज्यादा नहीं, रोजाना नहीं। अगर आपके फेस पे दाने हैं तो आप सिंपल मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर इक्वल क्वांटिटी का मिक्सचर बना के दानों पे लगा सकते हैं। दीज आर सम वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड। पिगमेंटेशन के लिए टमाटर का रस्सा बहुत हेल्प करता है। आपको सुपरफिशियली लगेगा, आपको लगेगा कुछ नहीं कर रहा है, आप 15 दिन लगा के देखिए। लाइकोपीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। जितना टमाटर का एक स्लाइस सैलेड में होता है उसको पिचकाया, उसके रस्से को फेस पे लगा लिया, जो हाथ में आया उसको खा लिया। इंटरनल सनस्क्रीन भी मिल गई, बाहर की सनस्क्रीन भी मिल गई। 5-10 मिनट रखिए, पानी से धोएं, 15 दिन करेंगे, आपको हल्का फर्क जरूर दिखेगा। हाउ टू डू इट? रस निकालना है उसका टमाटर बस जस्ट स्क्वीज इट फ्रेश एंड यूज इट। और क्या, स्किन टाइप से कोई फर्क पड़ेगा या कोई भी लगा सकता नहीं, है? टोमेटो तो कोई भी, ये जो हमने होम रेमेडीज अभी डिस्कस करी कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट पर्सनल। कोई भी कर सकता है। बहुत सारे लोग लेजर, जैसे आपने भी सजेस्ट किया कि लेजर को लेकर डरे रहते हैं, उनके मन में सवाल रहता है कि लेजर से कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। क्या आप कहना चाहेंगी एज ए डॉक्टर? पूजा, अच्छी बात है लोग अगर डर रहे हैं तो, बट मुझे ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली कम मिलते हैं। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं साउथ दिल्ली में जो करा चुके होते हैं, करते हैं और साइड इफेक्ट से झूल रहे होते हैं। हाँ। और डरने की बात इसलिए कि हमारी सरकार ने एनएमसी में बॉडीज भी बनाई हैं, गाइडलाइंस भी दी हैं। ओनली डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन्स हु आर ट्रेन्ड इन दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर्स शुड डू दिस ट्रीटमेंट। मगर आप दिल्ली की बहुत सारी, साउथ दिल्ली की बात करें जो कैपिटल है हमारे देश का, अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी इतने सारे ब्यूटिशियंस, इतने सारे नॉन डॉक्टर्स, इतने सारे क्वैक्स ये ट्रीटमेंट करते हैं जिन्हें नहीं आता लेजर का करना। तो उसमें बहुत बारी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं जिससे लोग डरते हैं। तो अगर आप एक ढंग के ट्रेन्ड डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं तो आपको शायद ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और एक जरूरी चीज कि हमेशा स्किन को प्राइम करना चाहिए। जैसे काफी बारी पेशेंट्स भी कहते हैं डॉक्टर के पास गए, पहली सेशन में ही लेजर हो गया, वो नहीं होना चाहिए। योर स्किन हैज टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू मी। देयर हैज टू बी अ सर्टेन सनस्क्रीन, नाइट क्रीम टू बी प्रिपेयर्ड एंड देन आफ्टर 7 days ओनली यू कैन डू योर फर्स्ट लेजर, नॉट इंस्टेंटली। ओह, पर आजकल के लोगों को तो इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए कि आज गए हैं बस आज ही कर दो, कल हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, वो जल्दीबाजी के चक्कर में अपनी स्किन खराब मत करिए तो बेहतर है। ओके, हेयर रिडक्शन के लिए भी लेजर यूज किया जाता है, उसको लेकर भी लोगों को डर लगता है कि बर्न हो जाती है स्किन या फिर वापस हेयर भी आ जाते हैं, ग्रोथ आ जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है उसमें? पूजा, इज द सेफेस्ट थिंग। एंड मैंने 20 साल पहले कराया था, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी और मुझे डर लगता था वो वैक्सिंग और पेन से। सो एज अ यंगस्टर एट 19-20, बिकॉज माई मदर इज ऑल्सो डॉक्टर, वी बिलीव्ड इन साइंस एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त इतनी दर्द होती थी, उस वक्त बर्न्स होते थे। लेजर कराने के बाद आप धूप में नहीं जा सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं। आज की डेट में कुछ भी नहीं है। मुझे आपने कराया था? बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस क्या था? पर्सनल एक्सपीरियंस वेरी गुड। और स्टूडेंट लाइफ में पैसे इकट्ठे कर करके कराया, थोड़ा पेरेंट्स से मिला, बट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई टेल एवरीबडी टू गो फॉर लेजर हेयर रिडक्शन। फेस पे हाँ आपको रिजल्ट्स कम आ सकते हैं, स्पेशली इन लेडीज। जेंट्स, आजकल जेंट्स भी बहुत कराते हैं ट्रीटमेंट और कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, कोई उनको चांसेस नहीं होते कि ज्यादा सेशंस लगेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स मेन हेयर इज डीपर, इट्स हार्डर एंड जनरली उनको पूरी तरह नहीं हटाने होते हैं। जनरली दे लाइक कि 60% 70% भी घट जाए, तो उसके लिए उनके लिए 6 या 7 सेशंस बहुत होते हैं। लेडीज को पूरी तरह हटाने होते हैं बॉडी के हेयर तो 10 to 12 सेशंस लगते हैं। मगर फेस पे कुछ लेडीज को 20 सेशन भी, किसी को 30 सेशन भी, किसी को 6 सेशन भी बहुत होते हैं। इट विल डिपेंड ऑन योर बॉडी लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आप लेजर हेयर रिडक्शन कहीं करा रहे हैं तो आपको साथ साथ अपने हार्मोन लेवल्स कराने चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा कि जब आप ब्यूटिशियन पे कराते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट पे कराते हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू गेट योर हार्मोन्स टेस्टेड, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू ट्रीट इट। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, वो रिपोर्ट भी अगर करा लें आपको खुश करने को, तो वो रिपोर्ट को नहीं समझ पाते उस तरह से जिस तरह एक डर्मेटोलॉजिस्ट समझ पाएगा। जी, तो वो बहुत हर कोई कैंडिडेट हो सकता है लेजर हेयर रिडक्शन का? स्पेशली अगर फेशियल हेयर की हम बात करें। एब्सोल्युटली, एवरीबडी शुड डू इट। इट्स स्लाइटली एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स, वैक्सिंग इज चीपर और थ्रेडिंग इज चीपर, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और आजकल तो बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम सब स्मार्टफोन जनरेशन बनते ही जा रहे हैं, सो इट्स अ गुड ऑप्शन, सेफ ऑप्शन। अगर आपने एक डर्मेटोलॉजिस्ट पे किया तो इट्स सेफ। इंस्टाग्राम मिथ्स की हम बात कर रहे थे। रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं प्रोपोगेट की जाती हैं और हर कोई सोचता है ये लगाने से तो ग्लो पक्का आ जाएगा। तो क्या वो गोरा होने का शॉर्टकट है? रेटिनॉल बहुत अच्छी चीज़ है। अब तो नेक्स्ट जनरेशन आ गया रेटिनल, जो मैं पेशेंट से सुन के मैंने पढ़ा इंस्टाग्राम पे कि रेटिनॉल का नेक्स्ट फादर मदर आ गया है। बट द डील इज दैट आप इसको कैसे लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, इसके साथ क्या आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, कौन सी एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगा रहे हैं, किस ब्रांड का लगा रहे हैं, क्या वो ब्रांड टेस्टेड है, क्या वो लीगल है, क्या वो USFDA अप्रूव्ड है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या रेटिनॉल बेस्ड क्रीम क्या करती है और कैसे यूज होनी चाहिए? अगर अच्छी रेटिनॉल बेस्ड क्रीम यूज करी जा रही है तो वो वाकई रिंकल्स को 60% तक गायब कर सकती है, जो पड़ गए हैं रिंकल्स, और फ्यूचर रिंकल्स को डिले कर सकती है। जब तक आप रेटिनॉल को लगाएं, और उसके बाद भी 2 या 3 महीने लगेंगे रिंकल्स को आने में। So it's a wonder drug. It has been in the market for more than 100 years.
सो रेटिनॉल इज एक्सीलेंट और हम डॉक्टर्स उसको बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं, मगर आप खाली रेटिनॉल नहीं लगा सकते। और आप अगर इंस्टाग्राम जनरेशन है, बिना डॉक्टर के खुद रेटिनॉल लगा रहे हैं, आपकी स्किन पतली हो सकती है, वहाँ पे लाल हो सकती है, आपको फायदा पता है मगर नुकसान आपको ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सनस्क्रीन या एंटीऑक्सीडेंट सुबह सीरम नहीं लगाया है, या आप सेम फेस वॉश 1 साल के लिए लगा रहे हैं, वही ब्रांड लॉयल्टी कॉन्सेप्ट में आपने अपनी स्किन खराब कर लिया है, और सेम रेटिनॉल आप साल भर लगा रहे हैं, तो आपको बदलना होता है। पहले कभी 0.5%, कभी 0.3, कभी 0.25। सो वो या तो आप एक बार अपने डर्मैट से मिल के पूछ के अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवाएं और उसको आप फिर 1 साल के लिए फॉलो करके 1 साल बाद अपने डॉक्टर पे जाएं। दिस इज व्हाट आई प्रिस्क्राइब। क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि सिर्फ रेटिनॉल बेस्ड क्रीम नहीं लगानी चाहिए, तो क्या कोई रिजीम है जिसको फॉलो करना बिल्कुल चाहिए? देखिए, रेटिनॉल अगर आप या मैं लगाएं तो हमारी फेस पे ड्राइनेस उस एरिया पे आने के बहुत हाई चांसेस हैं। वैसे भी अब विंटर्स आ रही हैं, सो बेस्ट वे टू पुट इट इज दैट यू पुट इट ऑल्टरनेट नाइट, नॉट एवरी डे। ठीक है, एक रात वो लगाएं, एक रात आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाएं। जिस दिन आपने रेटिनॉल लगाया या जिस दिन आपने एंटीऑक्सीडेंट सीरम भी लगाया, उसके ऊपर आपको कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम जरूर लगानी है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम हैज टू बी परफ्यूम फ्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेटिनॉल कैन ओनली बी अप्लाइड एट नाइट। ठीक है, यू कांट पुट इट इन द मॉर्निंग। अगर आपने सुबह लगाया तो आपको पिगमेंटेशन भी आ सकती है। अगर आप रेटिनॉल जैसे कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रात को लगा रहे हैं, तो सुबह की आपकी सनस्क्रीन मिनिमम SPF 25 होनी ही चाहिए, वरना आपको रेटिनॉल रात को लगा के जलन मचेगी और वो काम भी नहीं करेगी जो आपको रिजल्ट चाहिए। विंटर्स की हम बात कर रहे हैं, सनस्क्रीन इस वक्त ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्या सनस्क्रीन लगाने का जो रूल है वो यही है, जब आप धूप में निकलें तब लगाना चाहिए? किस तरह से यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन? जी, मेरी ये टेक रहती है कि सनस्क्रीन, बिकॉज मैंने ये नोट किया है जो टैनिंग का चेंजेस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, स्किन कैंसर का एडवेंट, तो अकॉर्डिंग टू मी वन हैज़ टू अप्लाई सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग जब आप उठते हैं, अपना चेहरा धोया, जब भी आपने धोया, वैसे उठते ही हम कहते हैं चेहरा नहीं धोना चाहिए, जो फेस ऑयल्स हैं वो पड़े रहने देने चाहिए। वो बहुत हेल्पफुल रहता है शरीर के लिए। अगर आप उठते ही उसको अपने चेहरे पे पड़े रहने दें और सिर्फ प्लेन एलोवेरा जेल या रोज वाटर लगा लें थोड़ी देर के लिए, तो आप खुद महसूस करेंगे कि 5-6 दिन में आपकी स्किन काफ़ी बेहतर हो जाती है। एंड आप जब भी अपना फेस वॉश करते हैं थोड़ी देर बाद या जो आपका रूटीन है, तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन आप घर पे लगा के भी बैठ सकते हैं, धूप में जाने से 15 मिनट पहले लगाना है। बट सबसे ज़रूरी चीज़ पूजा जो मैंने नोट किया है, हमारी बॉडी में मेजरमेंट यूनिट भगवान ने दिया हुआ है। 3 डब्बे सबकी उंगली में होता है, 1.5 डब्बा 1.5 फिंगर टिप यूनिट। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ सनस्क्रीन जो आपको धूप से बचाता है, स्किन कैंसर से बचाता है, पिगमेंटेशन और रिंकल से। जनरली इंडियंस बहुत कम सनस्क्रीन लगाते हैं। So 1.5 fingertip unit of sunscreen has to be applied 15 minutes before going in the sun and reapplied every 3 hours. अगर आप धूप में हैं, आप गोवा बीच पे हॉलिडे कर रहे हैं, so आपको बार बार लगानी पड़ेगी अगर आपको धूप से बचना है। और इसमें भी बहुत मार्केटिंग झोल है एक तरह से जो मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट दे आर गिविंग यू सनस्क्रीन विच आर वेरी एक्सपेंसिव, और वो कह देते हैं कि 50 SPF 100 SPF। तो मेरे से पेशेंट कहते हैं डॉक्टर आपने तो सिर्फ 400 रुपए की सनस्क्रीन लिख दी, वो 1000 रुपए की मैं यूज करती थी। ऐसे भी आते हैं यंगस्टर्स, कैन यू बिलीव इट? महंगा है तो बेटर है। हाँ, वो सोच लोगों की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SPF 50 ऐसा नहीं है कि वो आपको लंबा टाइम हेल्प करेगा, लगा ली 3 घंटे बाद नहीं लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियंस के लिए 1.5 फिंगर टिप यूनिट धूप में जाने से 15 मिनट पहले, हर 3 घंटे बाद लगाएं। ये ज्यादा जरूरी चीजें हैं, ना कि आप SPF बढ़ाते रहें, वो नॉट नीडेड। SPF कैसे डिसाइड करें? SPF 15 से लेकर 100 तक मिल रहा है, तो हाउ डू यू डिसाइड? सी, इंडियन स्किन इज द थिकेस्ट स्किन, हम सबसे मोटी चमड़ी के लोग हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। वी आर टाइप 4 एंड टाइप 5। हमारी टैनिंग कम होती जा रही है, ये पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है, मगर हम टैनिंग हमें होती है, थोड़ी बहुत होती है, पहले से कम हो रही है बट होती है। सो इन लोगों में मिरियोस्की फेनोमेना होता है, जिसके लिए SPF 25 इज मोर देन इनफ। मैं कोई कॉस्मेस्यूटिकल कंपनी से इसमें लड़ नहीं रही या कोई बहस नहीं है। दीज आर ऑल साइंटिफिक फैक्ट्स व्हिच हैव बीन प्रूवन ओवर डिकेड्स। ये आप अमेरिकन कोई भी जर्नल उठा के जिसमें सनस्क्रीन के ऊपर स्टडी है, वो प्रूफ कर देता है कि SPF बढ़ाने से कुछ नहीं है। हाँ, हमें PA फिल्टर्स वगैरह चाहिए, हमें UVA UVC ब्लॉकर्स जरूर चाहिए, हमें सनस्क्रीन के नाम पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं लगाना है। जैसे कुछ कंपनीज हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सिर्फ ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स बनाती है, वो भी अब सनस्क्रीन बनाने लग गए हैं। वो भी इस रैट रेस ऑफ वो भी इस रैट रेस में, जिसमें कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा राइज बूमिंग सेक्टर है, उसमें आ गई हैं, मगर वो सनस्क्रीन नहीं बना पा रही, क्योंकि आपकी सनस्क्रीन की ड्यूटी है UVA UVB UVC तीनों से आपको बचाए, मतलब स्किन कैंसर से भी बचाए, पिगमेंटेशन से भी, रिंकल से भी। सो इस तरह के सनस्क्रीन को ही आप चूज करें। SPF 25 इज इनफ फॉर इंडियंस लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। So SPF doesn't have to be higher, but sunscreen quantity and SPF 26 is enough. तो ये जो कहा जाता है कि अगर आप पहाड़ पे जा रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो आपको हाई SPF चाहिए।
देखिए वो दीज आर ऑल अकॉर्डिंग टू मी दिस इज जस्ट अ सन प्रोटेक्शन फैक्टर. दिस जस्ट मीन्स कि SPF अगर आपने हायर यूज किया है, सो सम पीपल क्लेम दैट इट विल लास्ट लॉन्गर, सम पीपल क्लेम दैट इट विल गिव यू बिगर स्ट्रेंथ. ऐसा कुछ भी नहीं है. योर SPF अबव 25 फॉर इंडियन स्किन इज इनफ. अगर आप 15 मिनट बाद लगा रहे हो और उसके अंदर UVA, UVB, UVC तीनों की फिल्टरिंग है, मतलब वो ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है. मैं नाम नहीं कहना चाहूंगी. जैसे जो ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी जो सनस्क्रीन है उसमें सिर्फ एक UVA ब्लॉकर है, वो SPF 50 है, तो क्या वो आपको हेल्प करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा. सो UVA आपको ये देखना है एज अ कंज्यूमर, UVA, B, C फिल्टर, PA फैक्टर ये देखना है, SPF नहीं देखना है. SPF इज द इजीएस्ट थिंग, क्योंकि बहुत पुराना है, लोगों ने नाम सुना है. सो SPF को हाई कर करके प्रोडक्ट की आप देखेंगे सेम ही कंपनी का 25 SPF सस्ता होगा, 50 SPF डबल प्राइस का होगा. तो लोग 50 SPF उठा लेते हैं. सोचिए, लोग ये देखते हैं कि SPF कितना ज्यादा है उतनी हमारे लिए अच्छी है वो चीज. एक्ने और पिंपल्स के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. कुछ ऐसी ट्यूब्स हैं जो आप स्पेसिफिकली लगा सकते हैं. अब तो पैचेस आते हैं कि आप उनको लगाएं और आपका पिंपल गायब हो जाएगा. ऐसा होता है क्या? हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं थैंक्स टू इंस्टाग्राम. बट आई फील दैट ये पिंपल स्टिकर्स का जो मैंने राइज देखा, इट्स नॉट बैड. ये बुरा नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक एंड स्पॉट लोकेशन है, तो उससे मैंने कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे. मगर हाँ, जब लोग पिंपल स्टिकर लगाते हैं, यंग लड़कियां, वो इसलिए लगाती हैं कि लगा के अगले दिन उन्हें मेकअप करना होता है. वो ये नहीं रियलाइज करते कि सीधा जब वो मेकअप करते हैं ना, तो वो जल जाता है और उसके बाद निशान छूट जाता है. पिंपल तो जल्दी जा रहा है, तो उसके बीच में गैप में उन्हें कुछ ना कुछ फेस पे लगाना चाहिए. आप रात को भी पार्टी पे जा रहे हैं, आपने पिंपल स्टिकर लगाया था, कोई बात नहीं, उसको हटा के पहले सनस्क्रीन लगा लें, बेशक उतने स्पॉट पे, उसके ऊपर ही मेकअप लगाएं. डायरेक्ट ना लगाएं इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ऑल सेड एंड डन एक्ने इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज लीडिंग टू सम इन्फ्लेमेशन. तो आपके वहां पे कुछ तो जलन, कुछ तो है ही आपके अंदर, उस एरिया में कुछ बैक्टीरिया, कुछ तो बैठा ही हुआ है ना. सो दैट इज द थिंग विच पीपल शुड नो. क्या डैंड्रफ एक्ने को बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है. डैंड्रफ काफी लोगों में उतर के फोरहेड पे, लोअर बैक, अपर बैक पे आना, लोअर बैक पे अगर बाल लंबे हैं, बहुत कॉमन है. सो इट कैन डेफिनेटली इंक्रीज एक्ने. तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन जो है उसको समझना जरूरी है. बिल्कुल. देखिए जनरली स्कैल्प में एक्ने भी, जनरली स्कैल्प में डैंड्रफ भी उन्हें ही आता है जिनकी स्कैल्प ऑयली होती है, और जिसकी स्कैल्प ऑयली होगी उसका फेस भी ऑयली होगा. सो इट विल डेफिनेटली लीड टू मोर एक्ने. एंड उन लोगों को थोड़ा सा डाइट में चेंजेस लाना चाहिए. 5 थिंग्स आई सजेस्ट. 5 थिंग्स फॉर एक्ने विल बी: 1, योर डाइट हैज टू हैव लेसर ऑयल, लेसर फैट, लेसर शुगर. यू हैव टू कीप योर हेड क्लीन, फेस क्लीन. रात को बिना फेस वॉश करे नहीं सोना है आपको. बाल अगर आपके तेली हो गए, गंदे हो गए, तो प्लीज धो लो. बेशक हफ्ते में 3 बार या 4 बार भी धोना पड़े मैक्सिमम, तो जरूर धो लो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको अपने फेस पे कुछ नियासिनामाइड या एंटीबायोटिक टाइप का सीरम, अगर आपको बहुत दाने आते हैं या आपको बहुत डैंड्रफ है, तो वो रोज सुबह लगा के ही अपना सनस्क्रीन लगाओ, ना कि कुछ और एंटीऑक्सीडेंट. अगर आपको मेकअप करने का शौक है, लास्टली, तो मेकअप को डबल क्लेंजिंग जरूर करो. और मेकअप लगाने से पहले कुछ बैरियर अपने फेस पे जरूर लगाना चाहिए, विच कुड बी अ सनस्क्रीन और अ मॉइस्चराइजर डिपेंडिंग ऑन योर स्किन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th, you have to do a home remedy. हेयर के लिए मेरी फेवरेट होम रेमेडी फॉर पीपल विद डैंड्रफ इज यूजिंग सिंपल एप्पल सिडार विनेगर एज अ लास्ट रिंस आफ्टर योर शैम्पू. After your shampoo, yes, and before your conditioner. Yes, मैं जिन लोगों को डैंड्रफ है उन्हें मैं कंडीशनर नहीं यूज करने देती हूँ, बिकॉज उससे हमेशा डैंड्रफ बढ़ती है. एंड अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा बाल टिप्स आपकी ड्राई है, तो कंडीशनर की जगह यहाँ पे मैं उन्हें ऑयल यूज करने देती हूँ. जो भी आपके घर में कुकिंग ऑयल है, वो आधा चम्मच, 1 पिंच ले लीजिए, उसको कंडीशनर की तरह बालों की टिप्स में लगा लीजिए. एंड आफ्टर द कंडीशनर, एप्पल सिडार विनेगर से लास्ट रिंस बस अपने स्कैल्प में डाला, जब तक बॉडी नहाई 1-2 मिनट बेशक, उसके बाद बालों को सिर्फ पानी से रिंस कर दिया. इट वर्क्स लाइक मैजिक, क्योंकि पीएच बदल देता है, डैंड्रफ, पोल्यूशन और ड्राई स्कैल्प तीनों से लड़ लेता है. एंड माई फेवरेट होम रेमेडी, आपने मुझे कहा था इनको ज्यादा होम रेमेडीज बताई जाए, तो उसमें फॉर फेस माई फेवरेट होम रेमेडी फॉर पीपल जिनको डैंड्रफ उतर के आ रही है, उन्हें दही, चंदन और मुल्तानी मिट्टी का इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर बना लेना चाहिए और उन एरियाज पे लगा के लेप की तरह लगा के रख दो. गंदे फेस से भी, आप स्कूल से आए आपका बच्चा, आप खुद ऑफिस से आई हैं, बिना फेस वॉश करे इसको लगा लीजिए, अपने आप 10-15-20 मिनट लगे रहने दीजिए, पानी से धो डालिए. जस्ट डू इट फॉर अ फ्यू डेज कंसेक्यूटिवली, अमेजिंग रिजल्ट्स. ओके. बहुत सारे लोग मेकअप लगाकर रात में सो जाते हैं, क्या नुकसान होता है उससे? कैंसर भी बन सकता है. इट्स नॉट अ जोक. यस, माय गॉड. यस. तो इन एनी केस मेकअप लगा के नहीं रखना चाहिए. बिल्कुल.
नहीं। लिपस्टिक लगाने का भी कोई रूल हो सकता है? आप लगाती नहीं है, मैं भी नहीं लगाती हूँ, बट फिर भी मैं लोगों के लिए पूछ रही हूँ। बिल्कुल, बट लिपस्टिक बहुत अच्छी चीज़ है। आज आई होप मेरे पास होती आपके चैनल पे लगाने को, बट मैं भूल गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि लिपस्टिक अगर आप लगाते हो तो यही अच्छा तरीका है, कम लगाएं ब्रांड बदल बदल के, कलर्स हल्के लगाएं। अगर आपको बहुत शौक है रोजाना 10-12 घंटे आपको लगानी है, सो उसकी ब्रांड बदलते रहें। वो जो स्टिकी लिपस्टिक्स आती हैं जो 10 बार जितना लंबा लास्ट करेगा, उसके अंदर कुछ तो केमिकल होगा ना जो हमारे लिप्स में चिपका हुआ है, कॉफी पी रहे हैं नहीं उतर रही। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल विद लिपस्टिक। डार्क कलर्स जितने आप लगाएंगे उससे आपकी लिप्स आप नोट करेंगे कि उनका शेड डार्कर होता जा रहा है बिना लिपस्टिक के। सो ये चीजें आई वुड से पीपल शुड टेक नोट। ओके, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बहुत है मार्केट में जो आपको ताउम्र जवान रखने का दावा करते हैं। क्या सही उम्र होनी चाहिए एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स को यूज करने की, और क्या वाकई उससे जवान हो जाते हैं? पूजा जरूर हो जाते हैं, बट इट हैज टू बी इन मेडिकल सुपरविजन। आप समझ लीजिए कि आपने अभी वीडियो देखा, आपने कुछ चीजें शुरू करी, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर उसको आप अपने आप ना करते रहें। इसीलिए उसी डर से हम डॉक्टर्स नहीं आपको बता पाते हैं वीडियो पे। बट हाँ, एंटी एजिंग इज डेफिनेटली पॉसिबल। आप किसी को भी देखिए, आप ग्लोबल लीडर्स को देखिए, बैरक ओबामा, ब्रैड पिट, इन सारों को, मुझे ये सारे लोग बहुत अच्छे से लगते हैं। दे लुक सो प्रिटी, यू नो, सो दे आर वेल मेंटेन्ड। हमारे आप बॉलीवुड को देखिए, लुक एट अक्षय कुमार, कहीं से 57 नहीं लगते हैं। शाहरुख खान, वेयर डज ही शो हिज एज? सो ऐसा नहीं है कि ये लोग, ऑफ कोर्स इनका विसाज सब कुछ है, दे कैन स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज ऑन देयर लुक्स और बॉलीवुड। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, मगर हाँ, हम भी अगर चाहें तो जवान लगने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है नंबर 1 जवानी सोच। आपको दिमाग से ठंडा रहना चाहिए। योगा एंड एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ये मत सोचिए कि बस बाहर से जी 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लेंगे सब ठीक हो जाएगा। दिवाली उससे आसान है ना, कॉस्मेटिक शॉप पर गए और एक एंटी एजिंग क्रीम ले आए, हो गया काम। वो खाली, देयर इज नो मैजिक इन द बॉटल। द बॉटल इज इनसाइड यू, द मैजिक इज इनसाइड यू एंड इन योर किचन। आप क्या खाते हैं, नंबर 3, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई हैव मेट पीपल जो रोजाना हफ्ते में एक दिन, एक तो वो जो डिटॉक्स जो कहते हैं ऑटोफेजी, कि हफ्ते में एक दिन हम कुछ नहीं खाते, दैट रियली हेल्प्स यू इन एंटी एजिंग। आपकी बॉडी पे सेलुलाइट कम आता है, आपके रिंकल्स कम बनते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है। कुछ नहीं खाना है, हफ्ते में एक दिन फास्टिंग, जो हमारे वेदास में, हमारे हिंदुइज्म में है कि चलो ट्यूसडे फास्ट कर रहे हो या थर्सडे फास्ट कर रहे हो, या महीने में 2 बार आप एकादशी कर रहे हो। सो ये जेन्युइनली एंटी एजिंग टेक्निक्स भी हैं, ये आपकी उम्र को बढ़ाती हैं। और बाहर से जब आपको उम्र बढ़ानी है तब हाँ आप क्रीम उठाएं, मगर एक क्रीम से कुछ नहीं होगा। आपको रोज सुबह एंटीऑक्सीडेंट सीरम चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए, रात को सीरम चाहिए, मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए। दिस इज द बेसिक 4 प्रोडक्ट हर एक को चाहिए अगर आपको अपनी फेस को यंग करना है। और जैसे आपने मुझसे एज पूछा, देन आई वुड से 25। ओह यस, लोग तो 40 के बाद पहले सोचते हैं कि अब हम लगाएंगे एंटी एजिंग, अब हम एज करेंगे। earlier you start is better. तो मगर if you have daughters or sisters or friends, so you must advise them that if you are in your 40s कि वो 25 पे, और सबसे important anti-aging product is only sunscreen. सिर्फ एक सनस्क्रीन। तो वो हर एक को इन टीनेज आदत बना लेनी चाहिए। आई टेल ऑल द यंगस्टर्स स्कूल गोइंग टू पुट सिंपल ईदर यू नो एलोवेरा जेल और एंड रोज वाटर, दैट्स ऑल्सो हैविंग सनस्क्रीन लाइक एक्शन। तो स्कूल बच्चों के लिए तो उतना ही बहुत होता है। और जैसे ही वो 10-12 क्रॉस कर जाते हैं तो बच्चों के मतलब के जो सनस्क्रीन आते हैं जिंक कंटेनिंग, और आफ्टर 20 प्रॉपर सनस्क्रीन इज फर्स्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट दैट you'll be using. ओके, तो अब जब लोग कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा यूज तो यही करते हैं कि एक एंटी एजिंग क्रीम लाते हैं और उसको लगाते हैं। आपने कहा उससे अकेले काम होगा नहीं, तो एक बार अगर हम उस रूटीन को जरा रिकैप करें कि क्या लगाना है और फिर कैसे एंटी एजिंग क्रीम को लगाना है, वो बताएं जरा। देखिए, एंटी एजिंग बेसिकली होता क्या है, हम लोग एक एड्स देखते थे बड़ी बड़ी कंपनीज की कि जी आपके सेरामाइड टूट रहे हैं, कोलाजन टूट रहा है, क्रीम अंदर जा रही है। नहीं, कुछ बाहर से खास अब्जॉर्ब नहीं होता है जो क्रीम में होता है। सीरम ज्यादा अब्जॉर्ब करती है, उसका पार्टिकल साइज छोटा होता है, वो हमारी त्वचा में एज के साथ अंदर जाती है। नंबर 1। नंबर 2, आप क्या खाते हैं एंटी एजिंग। अगर आपको प्रोडक्ट ही लगाना है तो हमेशा याद रखिएगा कि नाइट क्रीम से पहले कुछ सीरम लगाएं, उससे पहले फेस वॉश होना चाहिए। और जो कोरियन कॉन्सेप्ट है, ग्लास स्किन कॉन्सेप्ट, वो एक रूल देता है जो हर इंडियन अगर फॉलो करे तो उसकी स्किन में बहुत फायदा होगा, विच इज कि हमेशा प्रोडक्ट्स आप अपने फेस पे गीले फेस पे लगाएं। चेहरे पे कभी भी हमें टॉवल से घिस के अपना चेहरा ड्राई ही नहीं करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेस वॉश किया, उसको हल्का हिला लिया, हल्का सा आपने टिश्यू से साफ किया या टॉवल से हल्का साफ किया, लेट इट बी स्लाइटली डैम्प, सील द मॉइस्चर। जो आपको नेचुरल आपके फेस का ऑयल्स हैं और जो पानी है हल्का सा पड़े रहे, और उसके ऊपर आप जब क्रीम्स लगाते हैं ना, तो आप 7 दिन 10 दिन करके देखिए, वाकई वो गूगली और पर्पल वो जो होती है स्किन में सॉफ्टनेस, सपलनेस, वो आ जाती है। जी, तो वो सबसे पहले सील द मॉइस्चर, उसमें आप सीरम लगाएं। आप किसी भी, अगर आप 40+ की बात करें मैच्योर्ड स्किन के लिए, हैज टू बी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अलग अलग सीरम्स आते हैं, एजिलिक एसिड आता है, AHA BHA आता है, रेटिनॉल आता है, देयर इज सो मच इन द मार्केट। अभी तो कोई कमी ही नहीं बची। एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स के नाम से आते हैं, विटामिन E कैप्सूल आता है, कुछ भी इस तरह का लगा के उसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं
एंड मेरी फेवरेट, हफ्ते में एक दिन अपने चेहरे पे घी लगाएं, सिर्फ उस सीरम के ऊपर हल्का सा घी गरम करके आधा सा चम्मच थोड़ा सा उसको आप अपने फेस पे लगा के देखिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है या अगर आपको रिंकल्स हैं इवन इन 40s, तो आप सिर्फ यहाँ पे घी लगाएं हफ्ते में एक दिन, विंटर्स में बहुत फायदा। देसी घी, बिल्कुल। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का बाजार 2100 करोड़ का था 2021 में। भारत की बात कर रही हूँ, भारत में 2026 में 2900 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हमें जमा करके दे रही है। आप अंदाजा लगाइए कि गोरे होने की चाहत, हमेशा जवान दिखने की जो हसरत है वो कितनी बड़ी है। अब इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर्बल और आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक, ऐसे अलग अलग शब्द हम सुनते हैं उन प्रोडक्ट्स का। ये जरूरी है कि महंगा होगा तभी अच्छा होगा और सस्ता होगा तो खराब होगा, कैसे चूज करने चाहिए? बहुत सारे दावे हैं मार्केट में इस समय। देखिए, ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इनको चूज करने के लिए मुझे लगता है सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। आयुष मिनिस्ट्री की स्टैंपिंग लोगों को देखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप एक बात समझिए कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप घर पे भी बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत ईजी है। टमाटर रस्सा, जो हमने कॉमन चीजों की बात करी। नंबर 3, अगर आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदना है और आपको लगता है बहुत आयुर्वेदिक है, तो इसके अंदर कोई ज्यादा स्मेल नहीं होनी चाहिए और उसकी शेल्फ लाइफ कम होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी कहती है कि डब्बा खोलने के बाद जी आप इसको 1 महीने 2 महीने में खत्म करो, तो वो जेन्युइन है, क्योंकि जैसे ही वो एयर से मिलते हैं 90% ऑफ द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अगर उसमें केमिकल है तो हाँ, फिर वही नॉर्मल प्रोडक्ट्स की तरह 6 महीने 1 साल चल सकता है। ये बहुत कॉमन टेस्ट है, इजी टेस्ट है, कोई भी कर सकता है। इफ यू हैव अ चॉइस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वर्सेस रेप्यूटेड कंपनीज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कैसे चूज करें? यू शुड यूज अ कॉम्बिनेशन, जस्ट यूज अ कॉम्बिनेशन। आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करना है, एक्सीलेंट, मंडे ट्यूजडे फ्राइडे उसको यूज करिए, बाकी 4 दिन आप अपना दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट यूज करिए। ऑलवेज कंबाइन। देखिए, ये जमाना स्ट्रेस और पोल्यूशन का है, किसी भी चीज को ब्रांड लॉयल्टी हमें नहीं देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अपनी स्किन, अपनी एज, अपनी जेनेटिक हिस्ट्री देखते हुए, जैसे आई विल एज लाइक माई मदर, यू विल एज लाइक योर मदर, ये बहुत कॉमन होता है। बेटे विल एज लाइक देयर फादर, उनके जो हेयर फॉल पैटर्न्स हैं वो फादर पे जाएंगे। डॉटर्स की मदर, जैसे मेरी फैमिली में यहाँ पे रिंकल्स हैं काफी जल्दी एज से, तो मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया था 35, तो आई एम हैप्पी कि मेरे उतनी एजिंग नहीं आई। सो जितनी यहाँ पे मेरी फैमिली में बाकी लोगों की आ पाई। मोर देन 35? I have 13 years of experience in practice. So yes, anti-aging is possible. लोगों को अपना ज्यादा ध्यान देना चाहिए एंड कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स करना चाहिए। आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आप दिन में कितना अपने आप को एक्टिव रखते हैं, इन चीजों में भी एंटी-एजिंग है, which is important. So what you're saying, जो मैं आपसे समझ पा रही हूँ, शैम्पूज बार बार बदलिए, क्रीम्स बदलिए, कॉस्मेटिक ऑर्गेनिक शिफ्ट कीजिए, cheat your skin is what you're saying. Yes, absolutely. Does that help? It really helps. It helps. बहुत मजा आता है जो लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है। आपको खुद अच्छी सी स्किन बना के ना खुद को इतना अच्छा लगता है, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि यू कैन जस्ट बी नेकेड, यू नो, ऑन योर फेस एनीवेयर यू गो। पर ये संभव है कि सिर्फ कॉस्मेटिक यूज करके कोरियन ग्लास स्किन हो जाए, आप काले से गोरे हो जाएं? पॉसिबल है? वो जो हम सेल नहीं करेंगे ड्रीम्स लोगों को कभी भी एज अ डॉक्टर, ये मैं मानती हूँ। और मैं ये लोगों को ये कहती हूँ कि आपकी जो स्किन है, वो आपका जो कान के पीछे का रंग है, ये आपको कोई भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट दे सकता है। उसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप उसको कितना फॉलो करें। सो ये नहीं है कि मैं चाहूँ कि मुझे ऐश्वर्या राय जैसा गोरा होना है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, या मुझे इसके जैसा करना है, नहीं हो सकता। सो जो आपके कान के पीछे का रंग है वो आपको हम दे सकते हैं, और हाँ, ये पॉसिबल है, मगर आपको डिसिप्लिन करना पड़ता है। बिल्कुल। और इसीलिए किसी ने कहा है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। जैसे डॉक्टर दीपाली ने कहा कि अगर आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपका मन कैसा है, वो भी तो आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट करता है। तो उन रिफ्लेक्शंस को पहचानिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके बहुत सारे सवाल होंगे इस पॉडकास्ट के बाद भी, कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम डॉक्टर दीपाली के जरिए उनका जवाब आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वर्सेस देसी घी जो लोगों को आज बताया है, उससे आई एम श्योर बहुत लोगों को हेल्प होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।